हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 9। और हमारे चैप्टर 9 थीम 9 का नाम है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखिए, रिवॉल्यूशन नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आती है? हाँ जी, हम तो लड़ाई करेंगे, मार धार काट सब कुछ दिमाग में क्या आ जाता है रिवॉल्यूशन के नाम से। पर भैया थोड़ा सा शांत हो जाओ, इतना लड़ना झगड़ना नहीं होता है। हाँ ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ में बहुत ज्यादा, और इसका मतलब ये थोड़ी तलवार लेके हर जगह आक्रमण आक्रमण नहीं करना होता है। रिवॉल्यूशन मतलब समझिए, रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है। रिवॉल्यूशन वर्ड मीन्स जहां पर कोई चेंज बहुत तेजी से आता है, देन दिस इज टर्म्ड एज रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का हर जगह मतलब विद्रोह नहीं होता है। हाँ ठीक है, रिवॉल्यूशन का मतलब विद्रोह भी होता है। इंग्लिश इज इन कंफ्यूजिंग, इंग्लिश इज अ कंफ्यूजिंग लैंग्वेज एंड नहीं होता। आर्टिकल्स पढ़े नहीं बचपन में, तो इंग्लिश कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। बट यहाँ पे रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है? जब कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं, जब कोई चेंजेस बहुत तेज़ी से होने लगते हैं, तो उसको रिवॉल्यूशन बोल दिया जाता है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है कि एक तरीके से हिस्ट्री में पूरे इंडस्ट्री का ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी इकोनॉमी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है लगभग 1780 से 1850 के बीच में, जिसको फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बोला गया था। वाई फर्स्ट? क्योंकि इसके बाद सेकंड आता है 1850s में, जब कुछ नए एरियाज जैसे केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होने लगती है। और जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वहाँ पे ब्रिटेन के लिए बहुत फायदेमंद था, पर सेकंड वाले में जर्मनी, यूएस ये सब टेक ओवर कर लेते हैं। अब 1780s के 1850s के बीच में जो ब्रिटेन के ऊपर री रीचिंग इफेक्ट है, फार रीचिंग इफेक्ट है। उसका क्या मतलब है कि ये जो ब्रिटेन है ना, बड़ा खतरनाक तरीके से ग्रो हुआ था इस टाइम के बीच में, 1780 से 1850s। आप ये देखिए, इंडिया में भी ये लगभग इसी बीच में आए थे 1799 में। सो ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही फैलाम तरीके से अपना इंडस्ट्री को ग्रो करने लग रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चेंजेस यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में, इन सब में भी होने लग गए। अब इन सारी चीज़ों से मेजर इम्पैक्ट पड़ा है किस पे? सोसाइटी पे और इकोनॉमी पे। कौन सी सोसाइटी, कौन सी इकोनॉमी? उन कंट्रीज के ऊपर भी, और दूसरा जिन कंट्रीज के साथ उन्होंने व्यापार किया, जिन कंट्रीज के यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें ओपन अप करी, उन सब कंट्रीज पर भी इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। अब जो फेस था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ब्रिटेन में, यहाँ पर इतना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया क्यों और कहाँ से आ गया? तो इसके ना दो मेजर रीजन थे। एक तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और दूसरी थी आपकी हैंडलूम इंडस्ट्री। ये जो दोनों इंडस्ट्री थी ना, ये बड़े ही खतरनाक तरीके से ग्रो करी थी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया मशीन्स इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डेवलपमेंट इनका होना स्टार्ट हो गया था, बहुत ही सारी चीज़ें ग्रो होनी शुरू हो गई थी एक साथ। सो दैट्स वाई ये इंडस्ट्री क्या होने लग गई? ग्रो होने लग गई। अब भैया अगर आप ये सोचो कि कोई काम आप किससे कर रहे हो, ठीक? आप मान लो काम कर रहे हो किसी भी छोटी मोटी इंडस्ट्री में, वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे अब क्या है, 4 लोग के अलावा अगर आपने उन 4 लोगों के बदले जो था वो कोई भी मशीन लगा दी, तो उस मशीन से क्या होगा? जो वर्क होगा वो और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से होने लगेगा। अब पता है क्या, मशीनरी के काफ़ी ज़्यादा फायदे भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा क्या है? एक तो आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप पहले अगर 10 यूनिट बनाते थे, तो पहले, अब आप क्या करेंगे? अब आप 15-20 यूनिट बनाना शुरू कर देंगे बहुत आराम से। अब वो चीज़, उससे क्या है, एक आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी मार्केट बढ़ेगी, आपके लोग बढ़ेंगे। और दूसरा नुकसान क्या है इसमें कि पहले आप बंदे ज़्यादा लगाते थे, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा था। लेकिन अब के टाइम पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। अब से कुछ सालों पहले आप ये देखिए, जो बैंक की जॉब्स हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकला करती थी, लोग जो एग्ज़ाम देते थे अच्छा खासा सिलेक्शन होता था। बट आज के समय में अगर हम बात करें, तो बैंक का सिलेक्शन जो है वो उस समय के हिसाब से ना के बराबर हो गया है। ना के बराबर कैसे हो गया है? क्योंकि वैकेंसीज कम हो गई हैं, मशीन्स ज़्यादा लग गई हैं। पहले क्या होता था जी
कि आपको अगर कैश निकालना है तो आपको हेल्प लेनी पड़ती थी, आपको पासबुक पे साइन करवाने हैं तो आपको हेल्प लेनी पड़ती थी। मतलब बंदे ही बंदे दिखाई देते थे, अब बंदे नहीं दिखते, अब मशीनें दिखती हैं। सो इन मशीनों की मदद से जो गुड्स थे, जो ये सारी प्रोडक्शन थी, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्रीज जो थी मैसिव स्केल पे ग्रो हुई वो। अब ग्रो कैसे हुई कि जो हैंडीक्राफ्ट का वर्क था, पहले लोग हाथ से किया करते थे, अब जो हैंडीक्राफ्ट का भी वर्क है ना, जो नॉर्मल क्राफ्ट का वर्क है, वो भी मशीनों से ही होने लग गया था। अब इस चैप्टर में आप ये देखेंगे कि किस तरीके से कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, किस तरीके से, और ये छोटी छोटी इंडस्ट्री बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन बेटर होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे शिप्स एंड रेलवेज़ के बेटर होने से फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे जो इन्वेंटर्स हैं और बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये सारे चेंजेस जो देखे, मतलब या तो आप ये देखो कि जो ये लोग थे, मेनी ऑफ द इन्वेंटर्स एंड बिजनेसमैन who brought about these changes were neither personally wealthy nor seen from glance in the background, some of them educated in basic sciences like physics and chemistry. अब हमको क्या लगता है कि अगर जिन लोग ये चेंज लेके आए वो बहुत ही पढ़े लिखे होंगे या बहुत ही वेल्दी होंगे, तो आंसर था बिल्कुल नहीं। इनके पास सिर्फ आइडिया था, इनके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था। तो लाइफ में बड़ा करने के लिए ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत पैसा हो, आपकी एजुकेशन एकदम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई हो, बस आपके दिमाग में आइडियाज़ होने चाहिए और आप लाइफ में बहुत बेटर करते हो। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रेटर प्रॉस्पेरिटी की तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम बढ़ पा रहे थे। अब जो इनिशियल स्टेजेस में ये किससे लिंक था, पुअर लिविंग से, वर्किंग कंडीशन ऑफ मिलियन ऑफ पीपल से, काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से कुछ को ऑब्वियसली बात है बहुत फ़ायदा हुआ था, बट बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। जैसे कुछ लोग फोर्स किया करते थे लोगों को फोर्स लेबर बनने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लाइक वो लोग जो पहले गरीब हुआ करते थे, अब वो फिर से वैसी हरकत करने लगे एज़ इफ वो कभी गरीब थे ही नहीं। वो वैसा टाइप का रिएक्ट करने लग गए थे। सो ये इंट्रो है इस चैप्टर का। इस चैप्टर की मेन स्टार्टिंग हम कल से करेंगे। सो आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।